मी। आज है 3 फरवरी और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का जो पहला टॉपिक है ये झारखंड को लेकर है। ठीक है, झारखंड में जो ओपन कास्ट माइंस है ये कंटिन्यूअसली है और ये एक डेथ ट्रैप बना हुआ है। ठीक है, तो झारखंड जैसे कि आप लोग जानते हैं माइनिंग के लिए बहुत ही एक डीप एरिया है और यहाँ पे जो ओपन कास्ट माइंस है इससे कंटिन्यूअसली जो है ये डेथ ट्रैप बना हुआ है। क्या है न्यूज़ में देख लेते हैं। और झारखंड में भी ये जो रीजन है धनबाद वाला, इस यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। कोल का जो खनन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जमीन अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। ठीक है, एक होलो एरिया बनता जा रहा है जो कि एक डेथ ट्रैप हो सकता है। क्या है न्यूज़ में देख लेते हैं। रिसेंटली कोलैप्स ऑफ एन अबेंडेंड ओपन कास्ट कोल माइन ड्यूरिंग इलीगल माइनिंग इन धनबाद झारखंड हैज लीड टू डेथ्स एंड मेनी ट्रैप्ड इनसाइड। ठीक है, रिसेंट में जो कोलैप्स हुआ है, अबेंडेंड हुआ है ओपन कास्ट जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, इलीगल माइनिंग होती है। ठीक है, धनबाद वाले रीजन में वहां पे ये कारण बन गया डेथ का और मेनी ट्रैप इनसाइड, और बहुत लोग जो है अंदर में दब कर रह गए। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग इज ए सरफेस माइनिंग टेक्निक। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या है, एक सरफेस माइनिंग टेक्निक है जिससे कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एन ओपन पिट इन द ग्राउंड। ये ग्राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोद कर अंदर से जो माइनिंग है या कोल है उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। जमीन मान लीजिए यहाँ तक है, ये सरफेस है, यहाँ पे गड्ढा खोद दिया गया, इससे क्या हो रहा है, ऐसे करके एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ का भी सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, यहाँ का भी एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। तो ऊपर में तो सरफेस है लेकिन अंदर का जो हिस्सा है ये पूरी तरह से खोखला होता जा रहा है, जो कि कभी भी ये जो है ये एरिया दब सकता है और आसपास के लोग घर सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही है ओपन कास्ट माइनिंग। ये जो टेक्निक है ये यूज होता है, मिनरल इज फाउंड रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस। ये टेक्निक तभी इस्तेमाल होता है जब मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं क्लोज टू द अर्थ सरफेस, यानी कुछ ही दूर खोदने पर अगर मिनरल्स मिल रहा है जिस एरिया में, उसी एरिया में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये धनबाद वाला रीजन। ओपन कास्ट mining is the most efficient and economic method of mining because of high production and extraction rate, low cost production, lower gestation period, full mechanization। ओपन कास्ट माइनिंग एक सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिक मेथड है, यानी कि इस माइनिंग के जरिए हाई प्रोडक्शन होता है और एक्सट्रैक्शन रेट यानी जो निकालने का खर्चा है वो भी लो कॉस्ट पर हो जाता है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, लो जेस्टेशन पीरियड होता है और फुल मैकेनाइजेशन होता है। और इट अकाउंट्स ऑफ 94% ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और इसी मेथड से 94% जो कोल है वो प्रोड्यूस होता है इंडिया में। ठीक है, कंसर्न्स एसोसिएटेड, क्या कंसर्न है इसके लिए, तो जो ओवर बर्डन हो रहा है मटेरियल ओवरलेइंग माइन आर ऑफ्टन लेफ्ट बिहाइंड वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड। over time it causes land subsidence and collapse leading to deaths of miners। ये जो ये ओवरलाइंग ऑफ माइनिंग यानी इतने ज्यादा मात्रा में जो माइनिंग हो रही है, इतने ज्यादा मात्रा में जो ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि left behind when and extracted over time it causes land subsidence and collapse leading to deaths of miners। और इतना ज्यादा जो ये माइनिंग हो रहा है इससे कारण हो रहा है डेथ का। जो माइनर्स यानी जो लोग खुदाई करते हैं उन लोगों की जिंदगी पर भी ये खतरा हो रहा है। और लैक ऑफ रिहेबिटेशन ऑफ क्लोज्ड एंड अमेंडेड माइन साइट्स। और मान लीजिए ये माइनिंग साइट्स है, यानी जैसे धनबाद के बारे में बात करें, धनबाद के आसपास के रीजन या धनबाद वाले रीजन में लोगों का रहना दिक्कत हो रहा है। तो जो रिहेबिटेशन का प्रॉब्लम है ये भी होता है इस आसपास इस साइड्स में, अगर ओवर जो है अगर माइनिंग होता है तो। साथ ही साथ काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन भी होता है, यानी आसपास के पानी, अगर इतना ज्यादा माइनिंग होता है तो आसपास के वाटर का भी पोल्यूशन देखने को मिलता है। यूज्ड ऑफ वाटर फ्रॉम माइंस ड्रेन्ड टू वाटर बॉडीज और लीच्ड अंडरग्राउंड। यानी जिस एरिया में माइनिंग होता है, ड्रेन होता है, वहाँ पे वाटर बॉडीज जो होता है उसका भी ड्रेनेज होता है और जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन भी होता है और वाटर का किल्लत भी होता है। एंड एयर पोल्यूशन,
तो ये जो माइनिंग एरिया में एयर ड्यू टू मीथेन डस्ट एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड बाय कोल माइंस में जो मीथेन निकलता है, डस्ट निकलता है, इससे क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इन द कोल माइंस, इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, स्टेप टेकन, क्या क्या स्टेप टेकन हुए हैं, तो 2017 में इन 2017 मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स were amended to bring mandatory star rating to ensure scientific and efficient mining operations. उसके अलावा रेगुलेशन अंडर माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल 1955, कोल माइन रेगुलेशन 1957 एक्सेट्रा। तो कई सारे स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में इलीगली माइनिंग का जो समस्या है वो हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं और भी ज्यादा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हाउस पैनल को लेकर। तो हाउस पैनल वॉइसेस कंसर्न ओवर डिलेज इन हाईवे स्कीम प्रोजेक्ट। ठीक है, हाउस पैनल ने ये आवाज उठाई है कंसर्न को लेकर कि जो डिले हो रहा है हाईवे स्कीम प्रोजेक्ट्स को लेकर। ठीक है, क्या है न्यूज में देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट टूरिज्म और कल्चर की, इसने रिपोर्ट किया है एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर डिले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी रोड अंडर भारतमाला परियोजना। जो भारतमाला परियोजना है उसके अंदर जो कनेक्टिव कंस्ट्रक्शन का काम है पोर्ट कनेक्टिविटी रोड को लेकर, उसमें जो है डिले हो रहा है, ओवर डिले हो रहा है। ठीक है, इसी को लेकर स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट किया है। तो इट पुल्ड, इसीलिए कल बारे बोला है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, इट पुल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ओवर द एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस ऑफ वर्क। यानी ये पुल्ड किया गया किस मिनिस्ट्री को, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को, कि बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस में ये काम हो रहा है टू कनेक्ट मेजर पोर्ट्स अंडर द प्रोजेक्ट। इसमें है इस परियोजना के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, तो बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहा है। इशू क्या है, इशू ऑब्जर्व क्या है कि थ्रू 2021-22 वाज कंप्लीशन टारगेट ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट फेज वन जो है वो 2021-22 में कंप्लीट होने का था। ठीक है, तो ओनली 168 किलोमीटर ऑफ द पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स हैव बीन अवार्डेड। लेकिन इसमें सिर्फ अब तक 168 किलोमीटर ही पोर्ट कनेक्टिविटी रोड से हुई है। 2105 किलोमीटर्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, और अभी इसमें लगभग इतने किलोमीटर रोड को वेरियस स्टेजेस में इसको कंप्लीट करना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज was able to spend only 43.5% of the budget allocated for R&D in 2020-21. Lack of robust road connectivity to ports is one of the major bottlenecks faced by shipments sector in India. National Highways Authority of India has a total staff of only 1,122 against a sanctioned strength of 1,892। यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ इतना था लेकिन अभी स्टाफ जो है इतना ही है। तो कई सारे रीजंस है जो जिसके कारण काम जो है वो स्लो चल रहा है। रिकमेंडेशन क्या है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर शुड हैव बीन गिवन should be given much higher priority and weightage। यानी मेंटेनेंस और रिपेयर को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए और वेटेज भी देनी होगी। लॉ टू कर्ब कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लोड्स इन स्टेट्स टू curtails the loss of revenue on total projects, ensure the fund requirement are projected correctly at the time of the requesting funds, create central database of road projects। ठीक है, भारतमाला परियोजना क्या है कि इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ द हाईवे सेक्टर दैट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। भारतमाला प्रोजेक्ट कैटेगरी, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर 9000 किलोमीटर, इंटर कॉरिडोर एंड फेडर रूट 6000 किलोमीटर, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट 5000 किलोमीटर, ब्रॉडर रोड्स एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसेस, बैलेंस एनएचडीपी वर्क्स। तो कई सारे कैटेगरी है इस भारतमाला प्रोजेक्ट के। ठीक है, लेकिन जो काम स्लो हो रहा है उसके लिए ये आवाज उठी है।
तो क्यों हो रहा है इसके लिए भी बहुत सारे, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है मनरेगा को लेकर। ठीक है, मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा वेजेस नॉट पेड। तो मनरेगा जो है गारंटी देता है वर्कर्स को कि उन्हें इतने दिन का काम उन्हें फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है कि जो वेजेस है अब तक पेड नहीं हुए हैं। तो करीब कितने हैं ये? 3,300 सन 58 करोड़ रुपए, 3,358 करोड़ जो है मनरेगा के तहत वेजेस जो है नॉट पेड। क्या है न्यूज में देख लेते हैं। तो द लार्जेस्ट पेंडिंग पेमेंट, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पेंडिंग पेमेंट बोला जा रहा है, इन वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। Center has started delay in payment of wages happens due to implementation issues in state, which include inadequate staffing, non-timely recording and reporting of attendance, measurement, etc. तो ये सेंटर ने स्टार्टेड डिले किया है पेमेंट ऑफ वेजेस के। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट के द्वारा जो है इसमें इशू आ रहा है। क्या को लेकर? कि इनएडुक्वेट स्टाफ है, टाइमली रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जो स्टाफ का है, या रिपोर्टिंग ऑफ अटेंडेंस जो है वो करेक्टली नहीं है, जो मेजरमेंट्स है वो करेक्ट नहीं है। कई सारे कारणों से जो है वो पेमेंट को रोक दिया गया है सेंटर के द्वारा। तो ऑल्सो रिसेंटली सेंटर हैज रिड्यूस इट्स बजट एलोकेशन फॉर मनरेगा स्कीम बाय 25% इन कंपैरिजन टू रिविजिटेड एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर्स। और सेंटर ने मनरेगा का जो बजट एलोकेशन है उसमें भी कमी कर दी है 25% की, अगर कंपेयर करें तो जो एस्टिमेट किया गया था करंट ईयर के लिए। और जो ये करंट जो ये डिले देखने को मिल रहा है और जो बजट में जो कटौती हुई है, उसके कारण क्या हो सकता है कि फर्दर भी जो है वो अमाउंट ऑफ जो मनी है जो कि अवेलेबल होगा वर्कर्स को पे करने के लिए अगले साल में, इसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है। अदर क्या चैलेंजेस है जो कि मनरेगा ने किया है, फेस्ड बाय मनरेगा, कि वर्क नॉट फाउंड ऑन ग्राउंड डिस्पाइट सोन कम्प्लीटली। यानी कि वर्क जो है वो कंप्लीट तो एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन उसे कंप्लीट दिखा दिया गया है। नॉन पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, और अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंसेस है उसे भी नॉन पेमेंट यानी पेमेंट नहीं हुआ है। और टू मच सेंट्रलाइजेशन विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट डिक्टेटिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और इतना ज्यादा जो सेंट्रलाइज्ड है ये विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट डिक्टेट, एक तरह से डिक्टेटर की तरह ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये फुल्ली सेंट्रलाइज्ड ये स्कीम है। तो फॉल्टी एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसकी फॉल्टी है, डेटा लीडिंग टू द इंक्रीज इन करप्शन एंड वीकनिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। साथ ही साथ जेन्युइन जो जॉब कार्ड्स बीइंग डिलीटेड टू मीट 100% ऑफ डीबीटी टारगेट्स। ठीक है। सजेशंस कुछ इंक्लूड है, जैसे लिंकिंग वेजेस विथ इन्फ्लेशन, participatory techniques, use of technology like e-muster roll, ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो कई सारे सजेशंस दिए गए हैं जिसमें कि लिंकिंग वेजेस विथ इन्फ्लेशन, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको वेजेस से लिंक कर देना चाहिए। पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स होनी चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जैसे ड्रोन के द्वारा सर्वे कराया जाए। इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी, सेंटर के पास भी करेक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल होगा। अबाउट मनरेगा जो है क्या बताया कि 2005 की ये स्कीम है जिसमें कि गारंटी दी जाती थी कि 100 दिन यानी 100 दिन, विच में एक्सटेंड अप टू, यानी जिसे 150 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, इन ड्राउट नेचुरल कैलेमिटी नोटिफाइड रूरल एरियाज के लिए, ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू ए रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। Permissible works include land development and soil conservation, water harvesting on etc. The water harvesting on both community and private lands। ठीक है। तो ये था मनरेगा को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। पढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट disagrees with government's proposal on coal gasification। ठीक है।
क्या है न्यूज में, डिटेल में देखते हैं। सेंटर के द्वारा स्कीम है। यूनियन बजट 2022-23 ने अनाउंस किया है सेटिंग अप ऑफ 4 पिलर प्रोजेक्ट्स। 4 पिलर प्रोजेक्ट्स सेटअप करने का है फॉर कोल गैसिफिकेशन, यानी कोल गैसिफिकेशन फॉर टेक्निक एंड फाइनेंशियल विजिबिलिटी। इंडिया एम टू अचीव टारगेट ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैस। 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैस का टारगेट रखा गया है, जिसे अचीव करना है बाय 2030 तक। CSE's assessment shows that coal gas process is not attractive from a climate change point of view। लेकिन ये जो कोल गैस प्रोसेस है ये अट्रैक्टिव नहीं है अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। कोल गैसिफिकेशन क्या है, तो कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेसाइज्ड गैस। कोल गैसिफिकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा कोल को सिंथेसाइज गैस में, ठीक है, विच इज जिसमें मिक्सचर होगा हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कोल गैस मेनली ऑकर्स इन हायर टेम्परेचर रेंज। कोल गैस जो है मेनली ऑकर्स होता है हायर टेम्परेचर रेंज में फ्रॉम 1100 टू 1400 डिग्री सेल्सियस एंड इज कैरिड आउट इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इसमें कैरिड आउट होता है। एडवांटेजेस क्या है, तो ये जो सिंक गैस हो गया या कोल गैस हो गया कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, removes impurities like sulfur and mercury from coal to make it more efficient. No need for landfill for disposing of ash, boosts domestic production of methanol, dimethyl ether and ammonia, reducing import dependency. Why coal CSC raised concern over coal gas? क्यों इसे कंसर्न रेज किया गया है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है 2.5 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन ए कन्वर्टेबल कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट। यानी जो कन्वर्टेबल कोल थर्मल पावर प्लांट होता है उससे 2.5 टाइम्स ये प्रोड्यूस करेगा मोर कार्बन डाइऑक्साइड। और कोल गैस प्लांट्स आर कॉस्टलर देन टीपीपीज, और जो टीपीपीज है इससे कोल गैस प्लांट जो है ये ज्यादा कॉस्टली होता है। अब कोल इज द मेन फीड फॉर कोल गैस। कोल कोल जो है कोल गैस के लिए मेन इसकी जरूरत होती है। और इट इज नो वे हेल्प्स इन इंडियाज डीकार्बोनाइजेशन गोल। और इस लेकिन जो डीकार्बोनाइजेशन गोल है ये इसके अगेंस्ट हो सकता है, यानी इसे ये फुलफिल हेल्प नहीं करेगा। और इट इज वाटर इंटेंसिव प्रोसेस, इसमें कई मात्रा में बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत होती है, तो ये भी एक समस्या है। ये है पूरा कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये सिंक गैस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन भी होता है, कोल भी होता है और स्टीम भी होता है। और इन सभी प्रोसेस के बाद ये गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक तरफ से तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये हेल्प करेगा, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डीकार्बोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो स्कीम है या ये जो प्रोसेस है, प्रपोजल है गैस जो कोल गैस का, ये ठीक नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेंट्रल पैनल टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप फॉरेन कैंपसेस। ठीक है, क्या है ये देख लेते हैं। The committee under Dr. K. Radhakrishnan has been asked to a framework for opening of campuses abroad by higher education institute. The development comes on the back of IIT Delhi's proposal to open centers in Saudi Arabia and Egypt. यानी IIT दिल्ली ने प्रपोज रखा है कि सेंटर को ओपन करना होगा सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में। Earlier center has issued guidelines allowing institution of eminence to open overseas campuses with the prior approval of the Ministry of Education and no objection certificate from Ministry of External Affairs and Home Affairs. National Education Policy 2020 proposed internationalization of education that allows foreign universities to operate in India and similarly encourages high performance Indian universities to set up campuses in other countries. Benefits क्या है कि benefits of Indian HEIs establishing campuses in other countries, तो global footprint होगा of Indian HEI would increase, help improves international ranking, साथ ही साथ benefit of foreign HEIs establishing campuses in India. Indian students study contemporary and globally recognized courses from the comforts of a home environment.
widening the reach of such courses and world-class pedagogy at affordable costs, enhancement in the pedagogical skills for Indian teaching community, and helping improve gross enrollment ratio to 50%. तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को फॉरेन फॉरेन कंट्रीज में सेटअप करना है, और फॉरेन की कई सारी यूनिवर्सिटीज इंडियन इंडिया में आके सेटअप होगी, तो इससे क्या होगा, ग्लोबली जो है रैंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ की यूनिवर्सिटी का भी इंटरनेशनलाइजेशन होगा। ठीक है, वहाँ के और वहाँ की यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप होगी, तो इससे जो है एजुकेशन का एक्सचेंज भी हो सकता है। तो कई सारे बेनिफिट्स है इसके। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके में भी इंटरनलाइजेशन का जो है प्रपोजल था। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है Center simplifies procedure for the residential consumers to install solar rooftop plant। यानी सेंटर ने और ज्यादा सिंप्लीफाई किया है प्रोसीजर को, ताकि जो है रेसिडेंशियल यानी घर में यानी कंज्यूमर जो है वो इंस्टॉल करे सोलर रूफटॉप प्लांट को, यानी कि घर के ऊपर जो है सोलर पैनल लगाएंगे, और इसी जो सूरज से ये चार्ज होगा और इसी से पूरे घर में बिजली और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑपरेट करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोसीजर विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा, तो इन नेशनल पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एप्लीकेशन अप्रूवल एंड ट्रैकिंग प्रोसेस। एक नेशनल पोर्टल होगा जहां पे ये रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन और अप्रूवल होगा और ट्रैकिंग प्रोसेस होगा। Residents to get SRT plant installed by themselves or through any vendor of their choice। और ये जो प्लांट इसे इंस्टॉल किया जाएगा उनके खुद के द्वारा, ठीक है, वेंडर के द्वारा या फिर किसी वेंडर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, विल इशू स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर एसआरटी प्लांट टू इंश्योर क्वालिटी एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। About SRT, so in the SRT system, solar panels are installed in the roof of buildings. This can be of two types: SRT with storage facility using battery and grid connected SRT। एडवांटेजेस क्या है इसका, तो सेविंग इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल लैंड, local employment generation, reduction of power bill, environment friendly, etc। challenges क्या है कि high initial capital cost, slow adoption, only 5.7 gigawatt has been installed so far, discoms disincentives SRTs in commercial enterprises, import dependency for solar modules and solar lack of R&D, solar PV lack of R&D initiatives, grid connected rooftop and small solar power plants program launched for achieving cumulative capacity of 40 gigawatt SRT plants by 2022, central financial assistance for residential sector and incentives in slabs for discoms under phase 2, SPIN, an online platform developed by expediting SRT project approval, state rooftop solar attractiveness index सरल। ठीक है, ठीक है, तो ये सोलर जो कनेक्टिविटी करना है इसमें और ज्यादा सिंप्लीफाई किया है सेंटर ने, ताकि हर रेसिडेंशियल कंज्यूमर जो है इसे इंस्टॉल करे इस प्लांट को। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो एक्स्ट्रा न्यूज है वो। ठीक है, पहला जो है वो पीएम मित्र। पीएम मित्र क्या है कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्कीम है। क्या है ये, इसे अप्रूव्ड इन 2021 में इसे अप्रूव किया था। पीएम मित्रा पार्क्स विल ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, राइट फॉर स्पिनिंग, यानी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि क्रिएट किया जा सके इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को। ये राइट फ्रॉम स्पिनिंग वीविंग प्रोसेसिंग और डाइंग एंड प्रिंटिंग टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एट एन वन लोकेशन, यानी कई सारे जो प्रोसेस ये होंगे और ये एक ही लोकेशन में हो पाएंगे। 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेट अप अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स सेटअप किए जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि बिसाइड्स अट्रैक्टिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड बूस्टिंग एफडीआई इन द सेक्टर, इट विल रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 7 लाख।
तो ये सारे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बूस्टिंग एफडीआई इस सेक्टर में हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें रिडक्शन आएगा, जो कमी आएगी, और क्रिएट हो सकेगा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 7 लाख लोगों को। Selection of location of PM Mitra Parks will be on the basis of, किस बेसिस पर इसका सिलेक्शन होगा लोकेशन का, basis of a challenge method, and interested state governments are requested to send proposals, send proposals by 15 March, send their proposals by 15 March 2022। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर प्रपोजल, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो प्रपोजल को भेजे 15 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक जो है इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर टू श्रीलंका फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यानी एक्सिम बैंक ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसे बढ़ाकर 500 मिलियन यूएस डॉलर किया है टू श्रीलंका, ताकि फॉर फाइनेंसिंग, किस चीज के लिए, ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे जा सके। ठीक है, it has already extended 10 LOCs to the Sri Lankan government on behalf of the Indian government, taking the value of 2.18 billion US dollar. Established under Export-Import Bank of India Act 1981, it extends LOCs to overseas financial institutions, regional development banks, sovereign governments, and overseas entities to enable buyers in those countries to import developmental and infrastructure projects, equipments, goods and services from India on deferred credit terms। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 2 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया, 2 नए रामसर साइट्स इंडिया में आए हैं। तो विद द लेटेस्ट एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है, तो इंडिया हैज नाउ, अब कितने रामसर साइट्स है, तो 49 रामसर साइट्स है। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, खाजिदिया वाइल्डलाइफ सेंचुरी, a freshwater wetland near the coast of the Gulf of Kutch, Gujarat. It provides habitat of endangered palas, fish, eagle, vulnerable common poached Dalmatian pelican, graying goose, and common crane. Bakharia Wildlife Sanctuary, a freshwater marsh in the Saint Kabir Nagar district, UP. It is an eco-sensitive zone protected under the Wildlife Protection Act 1972. It provides habitat for endangered Egyptian vulture, vulnerable greater spotted eagle, common pochard, vamp फ्रैंकोलिन, woolly-necked stork। ठीक है, तो अब कितने रामसर साइट है, 49 रामसर साइट है इंडिया में। वुलन नेक्ड स्टॉक, पोस्ट वैम्प फ्रैंकलॉन और वुली नेक्ड स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015। क्या है ये, अंडर द पॉलिसी 244 ये अभी क्यों न्यूज में है, देख लेते हैं। Under the policy, 244.68 lakh plants have been planted up to December 2021 across 869 NH projects having length of 51,178 किलोमीटर। ग्रीन हाईवे यानी कि देखिए, जो हाईवेज वगैरह बनते हैं ना, ये रोड बना है। ठीक है, ये मान लीजिए इधर से जाने का रोड है और ये बीच में एक जगह छोड़ी जाती है और इधर से आने का रोड है, तो ये हाईवे बना, तो ये बीच वाले एरिया में क्या करना है, ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाईवे पॉलिसी के अंदर में, तो जो 2015 में था, सभी जगह यहाँ पे प्लांट्स उगाने हैं। ठीक है, प्लांट्स उगाना है। ठीक है, तो कई बार आप देखे होंगे जितने भी नए हाईवे बन रहे हैं उसमें बीच में प्लांटेशन का काम हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर यही रखा गया है। तो ग्रीन हाईवेज में प्लांटेशन, transplantation, beautification, and maintenance policy 2015 aims to promote greening of corridors across all the national highways of the country. It also aims making India pollution free, help in curtailing the number of road accidents, help local communities, and generate employment। कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई। तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है क्लीन आंध्र प्रदेश कैंपेन। क्लीन आंध्र प्रदेश कैंपेन क्या है, तो क्लैप इज ए क्लीनिंग ड्राइव लॉन्च्ड इन रूरल एरियाज। तो ये जो ड्राइव है ये लॉन्च हुआ है ये रूरल एरियाज के लिए, टू फर्दर इम्प्रूव sanitation condition and waste management with public participation। Apart from door-to-door collection of garbage, campaign aims of segregation of liquid and solid waste, on-site waste treatment, and encouraging home composition।
involved gram panchayat workers clap involved gram panchayat workers and workers members of the village and ward secretariats. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन. तो रिसेंटली एसबीआई नेशनल कल्चरल फंड एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स sign MOU for development of Atmanirbhar Bharat Center for Design at Red Fort. The project aims to promote the products having geographical indication sign. It will provide a collaborative space between products and its designers and provide a niche market for the artifacts produced at the Red Fort. It is being implemented by IGNCA, an autonomous organization under Ministry of Culture. Next, nanoplastic. A study conducted at Alps to determine the amount of plastic falling to Earth from the atmosphere concluded that plastic nanoparticles travel over 1200 miles through 1200 miles through air before settling. Nanoplastics are nanoplastics are particles resulting from the degradation of plastics. They presented colloidal behavior within the size range from 1 to 1000 nm. Sources of nanoplastics are densely populated and urban areas, oceans, plastics entering the air via spray of waves, etc. Impacts: unlike microplastics, they are likely capable of crossing the cell-blood barriers after respiratory into the lungs and eventually entering the bloodstream. Next, Earth Trojan asteroid. Trojan asteroids are small space rocks that share their orbit with a planet, circling whatever host star that planet does in a stable unit. Detected first in 2020 by the Pan-STARRS S1 telescope survey, astronomers have now confirmed a second Trojan asteroid of Earth called 2020 XL5. It is a near-Earth asteroid that is expected to stay in orbit for the next 4,000 years before deviating away. The first known Earth Trojan asteroid was 2010 TK7, just before 0.3 km wide and discovered in 2010. ठीक है, नेक्स्ट है पोला वाटा. पोला वाटा क्या है? तो सेंट्रल मैरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट has detected a new species of fish, crangid species from the Indian coast. Locally known as Pola vata, fish belongs to a queen fish group and is available across coasts in the country. There are over 60 species of crandids in the Indian seas. Queen fish category. Help improve Indian marine biodiversity status. ठीक है, पोला वाटा. नेक्स्ट हमारा लास्ट है नेक्स्ट टॉपिक रीक्लीनिंग लॉर्ड विष्णु. रीक्लीनिंग लॉर्ड विष्णु क्या? ए 1000-year old sandstone sculpture of the reclining Lord Vishnu has been restored by Indian National Trust for Art and Culture Heritage. A statue situated in Bagawad National Park, Madhya Pradesh. Popularly known as Shesh Sia, the sculpture belongs to Kalchuri period 8th century feudatories of the Rashtrakutas at Central Park of India. ठीक है, तो आई होप आज का जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज सेशन है आपको पसंद आया होगा. सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे. ठीक है, तीन तीन फरवरी के जो ये करंट अफेयर्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद.